और राम विरासत है और वही हमारी संस्कृति है। हजारों वर्षों की एक इतिहास है हमारा, हजारों वर्षों का है। अभी 500 वर्ष का भगवान राम का अभी तो प्राण प्रतिष्ठा का पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ। पर अब भारत किस रूप में, किस उत्साह के साथ जुड़ा है, दुनिया जुड़ी है, दुनिया एकजुट है। लोगों के लिए कौतूहल आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा, वाराणसी में, काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये साई की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये साई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। हम राम पर इसलिए क्योंकि राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज है। ये केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है और हम उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हैं। तो राम और कृष्ण हमारे पूर्वज हैं, ये हमारी विरासत हैं और इसके लिए हमें काम करना है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं। और जब अयोध्या में ये करके दिखाया है और अयोध्या के बाद से जिस तरीके की राम लहर है, उससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले चुनावों में इसका क्या असर पड़ने वाला है और कैसे बीजेपी इसे आगे लेकर जा रही है। अब अगर राहुल जी इस राम लहर को ही मैं समझूं और राम लहर के बाद में काशी और मथुरा का भी जिक्र कर लूं, तो क्या ये अब आने वाले एजेंडे भारतीय जनता पार्टी के हैं जिससे सीधा फायदा 2024 में बीजेपी को मिलेगा? देखिए, काशी के मामले में तो हमने देखा है कि विश्व हिंदू परिषद का बयान भी आने लग गया है और वो उनका ये कहना है, देखिए, और वो सही भी कह रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ पे सारे जो साक्ष्य मिले हैं कि किस तरह से वहाँ पे जो मंदिर है उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई और किस तरह से जो विभिन्न मंदिर के जो अलग अलग हिस्से थे उसको इस्तेमाल वहाँ पे किया गया। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि मुस्लिम समाज को आगे बढ़कर खुद ही ये कोशिश करनी चाहिए कि वो जो पूरी ज़मीन है वो हिंदू समाज को सौंप दी जाए और ये शायद अच्छा भी होगा। अगर इस तरह का उदाहरण हमारे यहाँ बनता है तो ये बहुत अच्छा होगा कि जो गलत चीज़ें जो है वो इतिहास में हुई हैं, अगर उसे सही कर दिया जाएगा तो हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के बीच में जो एक समरसता है वो भी बेहतर होगी। और मुझे लगता है कि अगर बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स और बहुत सारे जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू समाज के हों या मुस्लिम समाज के हों, वो ये कहते हैं, हमने सुने हैं कि वो कहते हैं कि मुस्लिम समाज को, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि वो अगर दे देंगे तो कोई उनकी बहुत बड़ी जो आस्था का केंद्र है वो चला जाएगा, लेकिन हिंदू आस्था का जो केंद्र हैं वो बहुत बड़े हैं। ये लोग काशी, मथुरा, राम जन्मभूमि, ये बहुत बड़े केंद्र हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा अगर मुस्लिम समाज आगे बढ़े इसमें। हम जब अयोध्या की बात करते हैं, काशी मथुरा की बात करते हैं हर्षवर्धन जी, तो बेशक विपक्ष ये कहता रहे या एक धड़ा ये कहता रहे कि इसमें सरकार का क्या काम, ये तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया हुआ फैसला है, खासकर अयोध्या की हम बात करें लेकिन जब आप वहां जन सैलाब से बात करेंगे, वहां मौजूद श्रद्धालुओं से बात करेंगे, तो उनकी जबान पर योगी और मोदी का नाम होता है और वो लोग ये कहते हैं कि अगर ये ना होते तो शायद इतना भव्य मंदिर ना बन पाता। ये राम लहर और इसके बाद जो काशी मथुरा की लहर अब इस देश में चलने वाली है, ये कितनी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिहाज से? देखिए, मुझे लगता है ये तो किसी को भ्रम ही हो और आंख मूंद के सोने का नाटक करे तो उसे ही राम लहर नहीं दिखेगी। अयोध्या में हम सब ने देखा ही, और ये कोई भी जानेगा, कोई भी समझेगा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार होने के बावजूद क्या क्या झूठ नहीं फैलाया गया। जमीन खरीद बेच ली गई, गड़बड़ कर दी गई, भ्रष्टाचार हो गया, दुकान का मुआवजा नहीं मिला, क्या क्या झूठ बोला गया। और हम लोग जब वहां अयोध्या पहुंचे तो पता चला कि इनमें से कुछ भी सच नहीं है। अयोध्या वासियों को अगर जमीन का रेट बढ़ा है तो उनको भी लाभ मिला है। जो दुकानें थीं, जिनकी दुकानें अंदर थीं, वो बढ़िया दुकान मिल गई, एक बढ़िया डिजाइन हो गई, अच्छे से सुंदर से हुआ, उसकी पेंटिंग प्रशासन ने करवाई है, सबको सबका मुआवजा भी मिल गया। ये तो एक पक्ष हुआ, लेकिन सचमुच आप कल्पना कीजिए 2.77 एकड़, बस इतना ही था मसला पूरे विवाद का, और आज 70 एकड़ में वो मंदिर बना है। उसकी भव्यता आज भारत के किसी भी मंदिर के सामने, या कहें कि दुनिया के किसी भी मंदिर के सामने बहुत चमकती हुई प्रतिष्ठित खड़ी होती है। उत्तर भारत का तो वो सबसे बड़ा मंदिर हो गया। दक्षिण भारत में तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े मंदिर है, और मैं बार बार कहता हूं कि दूसरा तिरुपति अयोध्या बनने जा रहा है। और जहां विवाद है वो विवाद सर्वोच्च न्यायालय के जरिए तय हुआ, ये ठीक बात है, लेकिन जो जमीन को एक्वायर करना था,
जिस तेजी में वो काम करना था, और चूंकि वो जो इसके जो आर्किटेक्ट हैं सोमपुरा परिवार, संयोगवश 3 दिन हम लोग साथ में रहे अयोध्या में, वो बता रहे थे, उन्होंने कमाल की बात बताई। उन्होंने कहा कि 1000 साल तक जो मंदिर बना खड़ा रहेगा तो इसके चारों कोनों पर सेंसर लगाया गया था। कहीं कोई अगर लगे कि नहीं किसी तरफ से कुछ गड़बड़ हो रही है तो तुरंत सेंसर बनाएगा। हम उसको मंदिर के साथ साथ रेक्टिफाई करने की स्थिति में थे। और सोचिए 2017 में सरकार आती है योगी आदित्यनाथ की, दीपोत्सव उसके पहले क्यों नहीं हो गया अयोध्या में? उसमें कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मसला था? उसमें कौन सा जिला न्यायालय का मसला था? काशी विश्वनाथ धाम जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने बनाया, और जो वहां जाएगा उसको साफ साफ दिखेगा कि ये मस्जिद क्या सचमुच होनी चाहिए थी तो किस तरह थी, क्या सचमुच वहां के जो मुसलमान हैं उनकी आस्था के केंद्र में है, या फिर उसकी जो इंतजामिया कमेटी है बस उसके अहम का है। और इस पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक लाइन की बात दिखती है, ये सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदू आस्था के केंद्रों को लेकर प्रतिबद्ध है। वहां जाते हुए आपको अच्छा लगता है। और मैं एक बात कहूं, ये इसी बहाने कह देना मैं जरूरी समझता हूं, अभी मैं कोलकाता से लौट के आया, अकल्पनीय है वहां हर सड़क पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बड़ी बड़ी होर्डिंग नेताओं का। और मुझे पता चला कि तृणमूल कांग्रेस वाले अपने बैनर के साथ साथ भगवा भी लगाए वहां और कहे कि हम भी दिखाते हैं। ये दबाव है। लेकिन फिर मैं कहूंगा वहीं जहां कालीघाट पे ममता बनर्जी जी का घर है उससे 500 मीटर की दूरी पे कालीघाट मंदिर है, आज तक उसकी व्यवस्था क्यों दुरुस्त नहीं हो पाई? क्यों वहां जाते हुए आपको वो एहसास नहीं होता जो देश के दूसरे मंदिरों में जो अब अच्छे मंदिर है उनमें हो रहा है? तो मुझे लगता है ये फर्क लोगों को दिखता है और उसमें नरेंद्र मोदी नायक के तौर पर उभरते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ नायक के तौर पर उभरते हैं। अब इसमें भी किसी को राम लहर नहीं दिख रही है तो वो देश में भले है, मन उसका कहीं और है। 2024 आते आते ये एक एजेंडा, ये एक बड़ा काम तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करके दिखाया। एक बड़ा संकल्प जो बीजेपी का था, राम मंदिर का बनाना, उसका उद्घाटन होना, रामलला का विराजमान होना, ये तो पूरा करके दिखाई दिया समीर जी। लेकिन क्या 2024 से पहले जब हम मथुरा काशी की बात करते हैं, जिसमें काशी में सबूत भी मिल चुके हैं, जो रिपोर्ट है वो सबके सामने आ चुकी है, क्या इनका जिक्र होना भी शुरू हो जाएगा या इस दिशा में भी तेजी के साथ कदम उठने शुरू हो जाएंगे? देखिए, मामला तो कोर्ट में चल ही रहा है और मुझे लगता है कि जब कोर्ट ने जब ऑर्डर कर दिया कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए सर्वे की, और जो सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसमें तो 34 पॉइंट आई गए कि ये बताता है कि वहाँ पर मंदिर था और मंदिर के तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है। तो मुझे लग रहा है कानूनी प्रक्रिया है, कानून से चल रहा है। जिस तरीके से अयोध्या के मामले में हिंदू समाज ने धैर्य का परिचय दिया, कानून के ऊपर भरोसा रखा और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वहाँ पर जब भव्य मंदिर बनाए, तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और कानूनी मामलों पर हिंदू समाज भरोसा करेगा। जब कोर्ट का निर्णय आएगा उसके हिसाब से वहां मंदिर का निर्माण होगा, आगे जैसा भी होगा। लेकिन यह तय है कि जिस तरीके से अयोध्या मंदिर बना है उसके बाद हिंदू समाज चाहता है कि काशी में और मथुरा में दोनों जगह भव्य मंदिर उसी स्तर पर बनाया जाए जिस तरीके से अयोध्या में बना है। और मुझे लग रहा है कि वो दूर नहीं कि जिन दोनों जगहों पर कोर्ट का निर्णय आएगा वहां पर भी हमें लगता है कि आने वाले समय में हम वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण देखेंगे। और यह तय है कि तीनों जगह पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में, अयोध्या तो दूसरे कार्यकाल में बन गया, हो सकता है तीसरे कार्यकाल में हमें ज्ञानवापी का जो मामला आ रहा है वहां काशी में हमें एक भव्य मंदिर के रूप में हम देख सकते हैं। 5 बड़े एजेंडे भारतीय जनता पार्टी के हैं और इन 5 बड़े एजेंडों पर बीजेपी आगे काम भी कर रही है। अब अयोध्या का काम पूरा हो चुका है, मथुरा काशी की चर्चा शुरू हो चुकी है। अब यूसीसी को लेकर और सीए को लेकर भी जो चर्चाएं हैं वो इस देश में होने लगी हैं और ये अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही सीएए को लागू कर दिया जाएगा। बहुत जल्द यानी कि आने वाला एक हफ्ता बहुत क्रूशियल हो सकता है सीएए को लेकर। अब अगला कौन सा कदम उठाने वाली है ये सरकार, इसकी गारंटी मोदी सरकार के लिए मंत्री ने पश्चिम बंगाल में दी है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने नॉर्थ 24 परगना में मंच से 7 दिन के अंदर सीएए लागू करने की गारंटी दी है। शांतनु ठाकुर ने कहा कि 7 दिन के अंदर देश में और पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो जाएगा। सीएए कानून 2019 दिसंबर में ही संसद के दोनों सदनों में पास हो गया था। राष्ट्रपति से भी इसको मंजूरी मिल गई थी, लेकिन बस इसका नोटिफिकेशन आना बाकी है। शांतनु ठाकुर के बयान के बाद ये क्लियर हो गया है कि आने वाले कुछ ही दिनों में यानी फरवरी में सरकार सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, जो 24 के चुनाव से पहले एक और बड़ा गेम चेंजर फैसला हो सकता है। आगामी एक सप्ताहेर मध्य भारतवर्षे सीए लागू होबे, এই গ্যারান্টি আমরা আজকে এই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে सीए लागू হবে
এবং সেটা আপনারা দেখবেন আজকে সেই গ্যারান্টি এই মঞ্চ থেকে দিয়ে যাচ্ছি। तो शांतनु ठाकुर तो ये कह रहे हैं कि एक हफ्ता जो है आने वाला ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा और सीएए लागू हो जाएगा पश्चिम बंगाल और इस देश में लागू हो जाएगा। शांतनु ठाकुर के इस बयान के बाद अब बीजेपी की तरफ से और भी रिएक्शन सामने आने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून देश की मांग है, टीएमसी के कलेजे पर चढ़कर सीएए को बंगाल में लागू करेंगे। देखिए, शांतनु ठाकुर जी ने जो बोला है कोई गलत नहीं बोला है। ये देश की मांग है नागरिकता कानून। भले रोहिंग्या टाइप के लोगों को बुरा लगेगा, जिसको लोग अपने कलेजा में सटा के रखे हैं उन लोगों को बुरा लगेगा, या जो घुसपैठिया होगा उसको बुरा लगेगा, या उसको जो कलेजा में सटा के रखे हैं। देश के अंदर ये अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। आज नागरिकता कानून देश के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये नागरिकता कानून नहीं बनेगा तो पूरे दुनिया से हिंदू को मार काट, गैर मुस्लिम बांग्लादेश से देखिए आए थे सिख भाई, अगर कानून नहीं बने तो क्या होगा। इसीलिए ये कानून बंगाल में टीएमसी के कलेजा पर चढ़ करके लागू किया जाएगा। और वही नहीं, अब तो देश की जरूरत है एनआरसी, जिसे कहते हैं नागरिकता कानून। क्या दुनिया के हर नागरिक का अपना अपना आइडेंटिटी कार्ड है? क्या भारत में नहीं होना चाहिए? राशन लेना होगा तो आधार नंबर देंगे, और एनआरसी का होगा तो विरोध करेंगे। ये विरोध अब नहीं चलने वाला। हर्षवर्धन जी, बीजेपी के एजेंडे बड़े क्लियर से हैं और बहुत तेजी के साथ बीजेपी इस तरफ कदम आगे बढ़ा रही है। जब सीए का जिक्र होता है तो बीजेपी के नेता सबसे ज्यादा बंगाल को केंद्र में रखकर इसकी चर्चा करते हैं और टीएमसी पर निशाना साधते हैं। अगर सीए लागू हो जाता है आने वाले एक हफ्ते में तो कितना फायदा कितना नुकसान? देखिए, मुझे लगता है कि ये फायदा नुकसान तो निश्चित तौर पर राजनीति है, तो कोई भी निर्णय सरकार लेगी तो उसका नफा नुकसान होता है। लेकिन देश के एक नागरिक के तौर पर, और जिस देश ने एक के बाद एक कई विभाजन झेले और उन विभाजनों की वजह से त्रासदियां झेली हैं। हम देश हमारा 1947 में जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के साथ हमारा एक हिस्सा कट गया, पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान से कटकर बांग्लादेश बन गया। कमाल की बात यह कि ये दोनों हमारे पड़ोसी हैं और बांग्लादेश हमारा मित्र देश है, लेकिन वहाँ से भी बहुत सी ऐसी गड़बड़ियाँ होती हैं, घुसपैठ होता है। पाकिस्तान से घुसपैठ होती है, बाकायदा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद होता है। इन रास्तों से रोहिंग्या मुसलमान भी चला आता है। और यहां सवाल यह उठता है कि इन देशों में जो अल्पसंख्यक हैं, यानी अगर हम यहां के लिहाज से तो हमारे यहां तो अल्पसंख्यकों की पूरी चिंता है, लेकिन पड़ोसी देश जो हमसे ही निकल कर गए उनके यहां हिंदुओं की चिंता क्या हो रही है? क्या जो दूसरे हैं जिनको हम सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई कहते हैं, उनकी चिंता हो रही है क्या? उनके लिए अगर भारत सरकार एक कानून बना रही तो इसको राजनीतिक दृष्टि से देखा नहीं जाना चाहिए था। इसमें हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज थी नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से हुई। जैसे ही ये हो जाता है तो भारत में एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी खड़ी हो जाती है, जिसको बार बार कहा जाता है कि मुस्लिम अपीजमेंट किया जाता है, कुछ और चीजें ऐसी सामने आती हैं जिसमें लगता है कि कानून ही बदल दिया जाए। अब बंगाल में चूंकि वो एक बड़ा वर्ग है, जिसको हम कहते हैं डेमोग्राफी के लिहाज से वहां मतदाता समूह बहुत बड़ा है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसका जो 43 और 40%, यानी 43% टीएमसी को, 40% भारतीय जनता पार्टी को, अगर उसमें थोड़ी सी भी बढ़त हो गई 1 से 1.5% की, तो जो 2019 में 18 सीटें थी वो 22 सीटें, 24 सीटें तक आसानी से जा सकती हैं। यह है बंगाल के संदर्भ में परसेप्शन वाइज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अपने मतदाताओं को, अपने समर्थकों को यह संदेश देने में कामयाब होगी कि जो जो वो कहती जा रही है वो कर रही है। विश्वास का मसला है। अगर सीए राहुल जी एक हफ्ते में लागू हो जाता है तो ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, और विपक्ष अब इसके आगे क्या नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करेगा या उसके पास क्या ऑप्शंस बचेंगे?
देखिए बंगाल के केस में तो और या कांग्रेस के केस में तो वो कोशिश करेंगे कि वो बीजेपी को कहेंगे कि ये एंटी मुस्लिम पार्टी है, उस तरह से एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जाएगी बंगाल में, क्योंकि टीएमसी की पूरी राजनीति जो है वो मुस्लिम वोटों को लेकर है, वहाँ पे होगा। लेकिन जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे थे, देखिए बहुत ही अच्छा कानून है। इसमें साफ तौर से ये है कि दिसंबर 31, 2014 से पहले जो लोग ख़ासतौर से जो इसमें कहा गया है कि हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, ईसाई, सब ये जो समुदाय हैं, सिख, ये सारे जो प्रोसिक्यूट होके जिनको तंग किया गया पड़ोसी देशों में और उसके बाद वो भारत में आए हैं, उनके लिए एक रास्ता है नागरिकता का कि ये कोशिश होगी कि वो यहाँ पे आराम से रह सकें। देखिए जो लोग इनको देखते हैं, जो हिंदू इस वक्त आप राजस्थान में जाके देखिए, जो हिंदू पाकिस्तान से आए हैं उनकी क्या हालत है। वो ना शिक्षा पाते हैं, ना नौकरी पा पाते हैं, ना कुछ हो पाता है। देखिए बड़ी मुश्किल है। अब इस वक्त कई हमारे जो पड़ोसी देशों से, जैसे म्यांमार से बहुत सारे लोग जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट में घुस रहे हैं, बांग्लादेश से हमने देखा लगातार जो है इन्फ्लक्स होता है, अफगानिस्तान से जो है बहुत सारे लोग जो है भारत में आए हैं। अब अफगानिस्तान से जो लोग भारत में आए हैं उन्हें कैसे जो है नागरिकता दे दी जाए, ये या जो बांग्लादेश से मुसलमान जो है वो भारत में घुसते हैं, जैसे रोहिंग्या घुसते हैं, तो उनको कैसे नागरिकता दे दी जाए। लेकिन क्योंकि उनके पास उनको प्रोसिक्यूशन नहीं है, वो अपने जो है कमाने के लिए या ज़्यादा पैसे के लिए भारत की तरफ मुड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि वो लोग जिनको बाकी जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पर प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ता है, उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, वो हिंदू या वो जैन या वो क्रिश्चियन, वो अगर भारत आते हैं, वो सिख जो भारत आते हैं, उनको मुझे लगता है बहुत सहूलियत होगी इससे। लेकिन एक डर फैलाने की कोशिश की गई, ये बताने की कोशिश की गई कि देखिए अगर ये लागू हो जाता है तो आपसे अपने ही देश में सबूत मांगे जाएंगे कि आप यहाँ के रहने वाले हैं या नहीं हैं, आपसे कागज दिखाने को बोला जाएगा। और उसी का नतीजा था कि सड़कों पर लोग बैठे और इसके लिए काफी आंदोलन भी हुए, काफी हिंसा भी समीर जी हुई। मेरे को लगता है एनआरसी जो है, समीर जी उस पर ज्यादा बता पाएंगे, एनआरसी जरूरी है क्योंकि हमारे को ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कौन लोग जो हैं वो देश में घुसे हैं बिना किसी कागजात के, बिना किसी उसके, और पूरस बॉर्डर्स के कारण घुस गए हैं, और वहाँ यहाँ पर जो समस्याएं देश में उनके कारण होती हैं वो सबके सामने है। समीर जी उस पर ज़्यादा बता पाएंगे। बिल्कुल। देखिए केंद्र में सरकार आने के पहले भी अमित शाह इस बात को कह चुके थे। 2014 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब चुनाव प्रचार अभियान 2014 में कर रहे थे तभी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हम सीए लेकर आएंगे। और मुझे लग रहा है कि यह केंद्र सरकार की एक बड़ा योजना थी कि लेकर आना, और मुझे लगता है ये आ भी चुका था, सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होना रह गया था। केंद्र सरकार जानती है इस बात को कि जो दूसरे देशों के अंदर जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक है, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, हिंदू हो, जो प्रताड़ित हो वहाँ पर हो रहा है, अगर वो देश के अंदर आए तो उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए। जब तक उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी, केंद्र सरकार की किसी भी योजनाओं का या राज्य सरकार की किसी भी योजनाओं का उन्हें लाभ नहीं मिलेगा, वो मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे, वो देश के अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है केंद्र सरकार इसको ध्यान में रखते हुए लेके आ रही है। इसे चुनाव के वोट बैंक से देखने की जरूरत नहीं है, वो हमारे देश में आ चुके हैं। अब देश अगर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि सीए लाकर उन्हें हम नागरिकता देंगे तो मुझे लग रहा है इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। ममता बनर्जी हो या विपक्ष इसमें अपनी राजनीति देख रहा है, उन्हें ऐसा लगता है कि इसके माध्यम से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाएगा, मुसलमानों के अंदर गलत संदेश जाएगा। मुझे लगता है विपक्ष इससे बचना चाहिए और केंद्र सरकार की योजनाओं को विपक्ष को भी अब देखिए इस पर राजनीति भी होगी और एक बार फिर से एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इन सबके बीच बीजेपी का आप कैलेंडर देख लीजिए, जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन हो जाता है, फरवरी में सीए को लागू करने की बात की जा रही है, फिर मार्च के लिए यूसीसी की भी बात की जा रही है। 2024 के लिए एजेंडा बीजेपी का बिल्कुल क्लियर है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम कहानी कुर्सी की में बात